हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर का जो हिस्ट्री का आपका सब्जेक्ट है, जिसका एग्जाम आपका शायद कल ही होने वाला है। तो ये आपकी लास्ट वीडियो होगी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। इस वीडियो में हम लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए थे प्रीवियस वीडियो में, जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने देखी, कहा कि आंसर रिलेटेड भी चाहिए, तो मैं आपके लिए आंसर और आंसर के पॉइंट्स लेके आया हूँ, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि आपको आंसर में लिखना क्या है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आप लोगों को इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं इस वीडियो में कवर अप होती रहेंगी और हमारे चैनल पर आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। बात करें हम यहाँ पे वीडियो की, तो मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर और राइटिंग में पॉइंट में आपको क्या लिखना है वो सारी चीज़ें लाए हैं। ठीक है, आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा, या फिर हम कह सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका प्राचीन भारत का जो इतिहास का पुनर्गठन के लिए जो ऐतिहासिक स्रोत का महत्व है उनके बारे में क्वेश्चन आया। ठीक है, क्वेश्चन अलग अलग तरीकों से पूछा गया है कि भाई कहीं पे भारत के इतिहास के अध्ययन हेतु जो ऐतिहासिक स्रोत हैं उनका क्या महत्व है, आपको ये बताने को कहा गया है। या फिर प्रारंभिक भारतीय इतिहास के पुनर्गठन के लिए जो साहित्यिक स्रोत आते हैं, मतलब साहित्य लिटरेचर के जो सोर्सेस हैं उनके बारे में बात करी गई है। ठीक है, और कहीं पे पुरातात्विक स्रोतों की बात करी गई। तो अब हम यहाँ पे आंसर की तरफ आते हैं। तो मैं आपको आंसर ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ के समझाऊंगा, मैं आपको पढ़ पढ़ के बताता रहूँगा। आप लोग इस तरह से लिखा है कि आपको बस पॉइंट को याद करना है बस। ठीक है, भूमिका में आप लोग बताएंगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्गठन के लिए प्रत्यक्ष समकालीन ऐतिहासिक ग्रंथों का अभाव है। ठीक है, आज के टाइम में जो है ऐतिहासिक ग्रंथ हैं वो कम है या उनका अभाव है, इसीलिए इतिहासकारों को साहित्यिक तथा पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, मतलब जो होता है ना ऐतिहासिक, मतलब पुराने जो ग्रंथ हैं वो कम है, परंतु हमारे पास क्या है, हमारे पास लिटरेचर अवेलेबल है। उस समय भाई जो राइटर्स थे उन्होंने लिखा था, उन्होंने बताया था उस समय के बारे में, वो अवेलेबल है। और हमारे पास पुरातात्विक स्रोत अवेलेबल है, आर्कोलॉजिकल जो साइट्स हैं वो सारी चीज़ें अवेलेबल है। ये स्रोत प्राचीन भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और धार्मिक जो संरचना है उसको समझाने में हमारी क्या करता है, सहायता करता है। साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत मिलकर अतीत के पुनर्गठन का क्या बनते हैं, आधार बनते हैं। पॉइंटों में आप लोग क्या लिखेंगे, अगर आप देखें तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई मैं अगर नॉर्मली बताऊं इस क्वेश्चन के रिलेटेड क्या पूछा जाएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में बताओ जिनका जिनकी हेल्प से हम लोग भारत का जो इतिहास है उसका पुनर्गठन कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप लोग सारी चीज़ें ये लिख सकते हैं जो कि 6 पॉइंट मैंने आपको बताया। पहला पॉइंट क्या है, साहित्यिक स्रोतों का प्रारूप, जिसमें वैदिक साहित्य आ जाते हैं, महाकाव्य आ जाते हैं, पुराण आ जाते हैं, बौद्ध और जैन धर्म के जो ग्रंथ लिखे गए थे उस समय वो आ जाते हैं। धार्मिक साहित्य की अगर हम बात करें तो वेद आ जाते हैं, ब्राह्मण, उपनिषद, त्रिपिटक और आगम, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं किसमें, धार्मिक में। तो आपको क्या करना है, ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना इनको बस आपको एक बार समझ लेना है। और समझने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, नहीं, आपको बस ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ये एक्सप्लेन कर देना है, आगे आप लोगों का आंसर जो है बन जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप इस तरह लिख सकते हैं कि लौकिक एवं शास्त्रीय साहित्य क्या क्या है। धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, नाटक, काव्य, ये सब आ जाते हैं लौकिक और शास्त्रीय साहित्य में। ठीक है, ये सारी चीजें कैसे आ जाती है, शास्त्रीय साहित्य में, जिसमें हमें शास्त्रों के बारे में पता चलता है कि भाई किस प्रकार से व्यवस्था चलती है, बाकी सारी रिलेटेड चीजें, वो सब चीजें। ठीक है, चौथा आपका आ जाता है विदेशी यात्रा के विवरण, जैसे विदेशी यात्रियों के विवरण, जैसे ग्रीक से लोग आए थे भारत में। ठीक है, उन्होंने क्या करा भाई, भारत में चीज़ों को देखा, समझा और उसके बाद उसके बारे में लिखा। फिर चीन से कई सारे लोग आए थे जिन्होंने भारत का पूरा भ्रमण करा। ठीक है, उन्होंने जब वो घूमते थे तो वो लिखते रहते थे कि भाई हमने यहाँ पे ये चीज़ें देखी है, यहाँ की व्यवस्था इस प्रकार की है, ये सारी चीज़ें। अन्य यात्रियों के वृतांत, मतलब ये जो ट्रैवल जर्नी है उनकी, ये उन्होंने ट्रैवल की जर्नी के बारे में लिखा था। पांचवा पॉइंट आपका बन जाता है पुरातात्विक स्रोतों का महत्व, जैसे उत्खनन, स्थापत्य, मूर्तियां, स्मारक, ये सारी चीजें जमीन की खुदाई करने के बाद निकली हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि भाई उस समय की व्यवस्था किस प्रकार की थी। जैसे कि अगर हम बात करें, कई ऐसे मंदिर है जो कि जमीनों में दबे हुए हैं, जब उन्हें खोदा गया, निकाला गया, तो हमें पता चला कि उस समय का आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर किस प्रकार का था मंदिरों के डेवलपमेंट में। ठीक है, नॉर्मल सी भी बात है। ठीक है, वहीं पे हमें भाई जमीन की खुदाई के बाद सिक्के मिले, सिक्कों से हमें पता चला कि भाई उस समय की व्यवस्था किस प्रकार की थी। भाई सोने के सिक्के थे तो बहुत अच्छी व्यवस्था थी, कांस के थे, तांबे के थे, पीतल के थे, या फिर चांदी के थे। ठीक है, टीन के भी थे कई जगह। तो इस तरह के जो सिक्के थे ये उस समय की व्यवस्था के बारे में हमें बताता था, तो ये हो जाता है। फिर आपका आता है अभिलेखीय स्रोत, इसमें आ जाते हैं शिलालेख, स्तंभलेख, ताम्रपत्र। दीवारों पे चित्र बने मिले हमें, दीवारों पे गुदी हुई, मतलब होता है ना आकृति करके, जो कुरेद कुरेद के लिखे गए थे वो सारी चीजें देखने को मिली। स्तंभ लेख मतलब जो खंबे थे, खंबों के ऊपर स्ट्रक्चर बना था, उस पर लिखा हुआ था, तो वो चीज़ें हमें देखने को मिली। तो उससे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। और लास्ट आता है मुद्राएं और भौतिक अवशेष, जैसे कि सिक्के, मृदभांड और औजार। औजारों से हमें ये पता चलता है कि भाई उस समय की व्यवस्था कितनी अच्छी थी जब वो औजारों को डेवलप कर पाते थे। ठीक है, वो सारी चीज़ें, तो ये हो जाता है। निष्कर्ष में आप पूरा जो हमने क्वेश्चन का आंसर लिखा था वो आप यहाँ पे निष्कर्ष में उसका
6 से 7 लाइन में कंप्लीट बता सकते हैं। जो आपने ऊपर बताया था वो आप यहाँ बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है, ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे आप लोग पॉज करके इन पॉइंटों को समझ सकते हैं। ये आपके जो है 7 पॉइंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन, वो है कि भारत की महान नवपाषाण जो संस्कृतियां हैं उनकी प्रमुख विशेषताओं को आपको क्या करना है, स्पष्ट करना है। नवपाषाण संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं के बारे में पूछा गया है, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग टाइप से पूछा गया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसका आंसर देखते हैं। भारत में नवपाषाण संस्कृति मानव इतिहास के उस महत्वपूर्ण चरण को दर्शाती है जिसमें मानव ने शिकार संग्रहण जीवन से आगे बढ़कर कृषि, कृषि पालन, पशुपालन और स्थायी निवास की ओर कदम बढ़ाया था। नवपाषाण एक टाइमलाइन ऐसी थी जब जो मानव था, मतलब हम लोग थे उस समय में, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करा था भाई, मानव ने एक तरह से शिकार संग्रहण मतलब जानवरों का शिकार करके उसको इकट्ठा करके एक जगह पे अपना जीवन यापन करने की जो व्यवस्था थी उससे वो लोग आगे बढ़े, डेवलप हुए। वहां पे उन्होंने सोचा कि भाई शिकार तो करेंगे ही करेंगे, साथ के साथ हम लोग पशुपालन करते हैं, जैसे कि गाय और बकरियों को पालना, ठीक है। गाय से भाई दूध मिल गया था उस समय, तो वो सारी चीजें, बकरियों को पाला गया, ठीक है, बकरी से बकरी हुई, बहुत सारे जानवर हुए। तो उन्हें खाने के लिए इधर उधर भागना नहीं पड़ता था, क्योंकि उससे पहले क्या होता था भाई, हम एक छोटे से क्षेत्र में, हमने यहाँ पे सारे जानवर खा लिए, हम लोग आगे बढ़ गए, हमने वहाँ पे जानवर खा लिए, हम लोग और आगे बढ़ गए, क्योंकि अब तो खाने योग्य चीज़ें हैं ही नहीं। पर जब उन्हें समझ में आया कि जी प्रोसेस ये है, हम लोग खाना संग्रहण कर सकते हैं, वेजिटेबल से रिलेटेड चीज़ें, और पशु को पाल सकते हैं अपने जीवन यापन के लिए, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें अपनाई। स्थायी निवास को करा, स्थायी निवास का मतलब परमानेंट प्लेसेस पर वो बसने लगे थे, ठीक है। इस काल में जीवन शैली, आर्थिक आधार और सामाजिक संगठन में मूलभूत परिवर्तन दिखाई दिए थे। अगर हम बात करें यहाँ पे पॉइंटों की, तो भारत की नवपाषाण संस्कृति की जो मुख्य विशेषताएं वो कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि कृषि का प्रारंभ हो गया था, खेती करना इन लोगों ने चालू कर दिया था। दूसरा, पशुपालन का विकास हुआ था, पशु पालना, जैसे कि गाय, भेड़, बकरी आदि जो पशु हैं पालतू बनाया, जिससे उनका जीवन और ज़्यादा स्थिर हुआ था। फिर स्थायी बसावट हुआ था, सेटलमेंट्स हो गए थे, वो जहाँ पे रह रहे थे, जहाँ पे उन्होंने पशु पाले, वहीं पे वो लोग बस गए, ठीक है, इधर उधर नहीं गए। नवपाषाण मानव गुफाओं और अस्थायी आश्रयों से निकलकर गांव में स्थायी रूप से क्या लगे थे, बसने लगे थे। फिर पॉलिश किए हुए पत्थर के औजार, अब क्या हुआ था भाई, हम लोगों ने ना पॉलिश करे हुए पत्थरों के औजार का यूज़ करना चालू कर दिया था, जो कि बहुत ज़्यादा धारदार होते थे, ठीक है। फिर क्षेत्रीय विभिन्नताएं आ जाती है। भारत में नवपाषाण संस्कृति विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में विकसित हुई, जैसे उत्तर पश्चिम गंगा, उत्तर पश्चिम में अलग हुई थी, फिर गंगा घाटी में अलग हुई थी, दक्षिण भारत में अलग हुई थी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भारत में, मतलब भारत बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही प्रकार की व्यवस्था या एक ही प्रकार के लोग पूरे भारत में बसे, नहीं भाई। गंगा घाटी की तरफ जो लोग बसे थे, जिन्होंने नवपाषाण टाइमलाइन में वो लोग आए, उन लोगों ने अपने हिसाब से जीवन यापन करा। वहीं पे अगर हम बात करें उत्तर पश्चिम में, तो वहाँ के लोगों ने अपने हिसाब से जीवन यापन करा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फिर आ जाती है जीविकोपार्जन का आधार। इसका क्या मतलब कि कृषि, पशुपालन और सीमित शिकार नवपाषाण जीवन की आर्थिक आधारशिला बने थे। फिर आ जाते हैं मिट्टी के बर्तन और घरेलू जीवन का विकास हुआ था। इस काल में मिट्टी के बर्तन, घरों का निर्माण और पारिवारिक जीवन लोगों ने क्या करा था, शुरू कर दिया था। अब लोग वो एक ही जगह पे बस रहे हैं। अब 50 लोग एक जगह पे बस रहे हैं, उन 50 लोगों को देखकर कुछ लोग और भी बाहर से आए, उन्होंने भी वहाँ पे बसावट चाली करी। तो क्या हुआ कि वो छोटा सा कस्बा क्या बन गया, बहुत बड़ा गांव बन गया। गांव से वो पूरी की पूरी सिविलाइजेशन आगे जाके बनी। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर यहाँ पे आप नीचे कंक्लूजन में सारी की सारी चीज़ें बता देंगे, ठीक है। ये कंक्लूजन हो जाता है। फिर यहाँ पे आपका इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए दिया गया, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं, जितने भी पॉइंट है, ठीक है। या एक मिनट रुकिए, ये 1 से लेकर 7 पॉइंट आप देख सकते हैं। ये जो 7 पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, आपको इन पॉइंट को पढ़ना है, समझना है, और इन्हीं से रिलेटेड आपको आंसर बना देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए कौन से कारक उत्तरदायी थे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे, शहरीकरण और अर्थव्यवस्था के जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो भी आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। अलग अलग टाइप से हम इसके आंसर को अगर देखें तो आपको अलग अलग टाइप से मैंने आंसर भी बताए हैं। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार एवं नगर योजना की विवेचना की बात करते हैं कि भाई भौगोलिक विस्तार किस प्रकार का था और नगर की जो व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी। हड़प्पा सभ्यता की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता क्या थी, भारत की जो पुरानी सभ्यताओं में से एक थी, जिसका विकास उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान के विस्तृत क्षेत्रों में हुआ था। इस सभ्यता की सबसे प्रमुख जो विशेषता है, इसका विशाल भौगोलिक विस्तार और सुव्यवस्थित नगर योजना थी। तो ये हो जाते हैं, ये इसके 6 पॉइंट है, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताए थे वीडियो में, जब इससे पहली वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि एक तो उसका भौगोलिक विस्तार किस प्रकार का है, ठीक है, जमीन किस प्रकार की थी, नगरों को नियोजित करा गया था, ठीक है, ग्रिड पैटर्न जो होता है, ग्रिड पैटर्न मतलब इस हिसाब से ग्रिड बनाकर,
ठीक है, नगरों को बनाया गया था। फिर नगरों का विभाजन, दुर्ग क्षेत्र और निचला क्षेत्र, जो दुर्ग था, ठीक है, और जो निचला था, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि भाई ऊंचाई और निचाई के हिसाब से बनाया गया था। निचले में लोग आम जनता रहा करती थी, ठीक है, उछले में हम कह सकते हैं कि वो लोग या सिक्योरिटी रिलेटेड चीजें ऊपर वाले क्षेत्र में होती थी, दुर्ग बनाए गए थे, बहुत बड़ी बड़ी दीवारें बनाई गई थी उस हिसाब से। फिर पक्की ईंटों का प्रयोग करा गया था पूरी की पूरी व्यवस्था बनाने में। सुनियोजित जल विकास प्रणाली एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुनियोजित का मतलब एक अच्छी जल निकासी प्रणाली, कभी भी वहाँ पानी नहीं रुकता था। नालों की व्यवस्था अच्छी करी गई थी, नालों के अंदर जो बेस होता है, ठीक है, उस पर भी ईंटें लगाई गई थी ताकि पानी की कोई दिक्कत ना हो और पानी इजीली निकल सके। कभी मतलब जो होते हैं दिक्कतें जो आज के टाइम में हम लोग फेस करते हैं, वो दिक्कतें उस समय नहीं होती थी। तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। सार्वजनिक भवन एवं संरचनाएं जैसे स्नानगार, गोदाम आदि थे। स्नानगार होते थे, स्नानगार मतलब पब्लिकली भी और पर्टिकुलर घर के अंदर भी, जहाँ पे लोग अपना नहाते थे। दूसरा, स्नानगार बहुत अच्छे थे, वहाँ पे पानी निकलने की, जो गंदे पानी निकलने की व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी करी गई थी। दूसरा कि गोदाम, ठीक है, गोदाम का मतलब कि जहाँ पे भाई स्टोरेज रूम, जहाँ पे स्टोर करा जाता था बहुत बड़ी बड़ी संख्या में खाना हो गया या फिर कोई अन्य चीज़ होगी, वो सारी चीज़ें। तो ये आप बता देंगे। निष्कर्ष आप ये देख सकते हैं, ये निष्कर्ष हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए पॉइंट और आंसर है। फिर अगर हम देखें तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी थे। तो हड़प्पा सभ्यता एक विकसित नगरीय सभ्यता थी, किंतु समय के साथ साथ इसके नगरों का पतन हो गया। इसके पतन के पीछे अनेक प्राकृतिक, आर्थिक और सामाजिक जो कारण थे वो माने जाते हैं। कारणों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने 6 कारण देख लिए, जैसे कि जलवायु परिवर्तन एवं वर्षा की कमी। अब क्या हुआ था कि भाई वर्षा की कमी हुई थी, बारिश नहीं हो रही थी। तो बारिश नहीं हो रही है तो क्या दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है ना कि भाई उपजाऊ जमीन खत्म हो जाएगी, बारिश नहीं होगी। तो वो सारी चीज़ें देखने को मिली। फिर नदियों का मार्ग प्रदर्शन परिवर्तन हो गया। जो नदी हड़प्पा सभ्यता के बगल से होती हुई जाती थी एक टाइम पे, फिर उसने अपना रुख बदल लिया, ठीक है, मतलब नदी का पानी का जो था वे चेंज हो गया, जिसकी वजह से उनको पानी नहीं मिला और उनके सभ्यता के लोगों को जाना पड़ा वहाँ से। कृषि व्यवस्था जो थी उसका पतन हो चुका था। व्यापार और आर्थिक गतिविधियों में गिरावट आ गई थी बहुत बड़ी। नगरों का क्रमिक प्रतिज्ञा हो गया था। और प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, चीजें बाढ़ आने लगी थी, ठीक है, समय के साथ साथ कभी पानी नहीं मिलता था और कभी एकदम से पानी मिल जाता था बहुत बड़ी संख्या में। तो क्या हुआ, ये सारी दिक्कतों से पतन हो गया था। यहाँ पे हमने कंक्लूजन दिया, आप कंक्लूजन पढ़ सकते हैं। कंक्लूजन आपको इससे बड़ा लिखना होगा बिल्कुल, और ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ मेन पॉइंट बता रहा हूँ, आपको इनसे बड़े पॉइंट आपको लिखने होंगे। बट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप लोग कल सुबह एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, एग्जाम देते टाइम रस्ते में इसको पढ़ रहे हैं तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगला आपका यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि भाई प्रारंभिक वैदिक काल का राजनीतिक और आर्थिक जो अर्थव्यवस्था थी उसके ऊपर आपको टिप्पणी करनी है, ठीक है। प्रारंभिक वैदिक काल के बारे में बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन में प्रारंभिक वैदिक काल, एक क्वेश्चन में उत्तर वैदिक काल। एक क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पे उत्तर वैदिक काल के बारे में, फिर ऋग्वेद आ जाता है और आगे आ जाता है अर्थवेद, ठीक है। तो इन सब के बारे में मैंने आंसर लिखा है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रारंभिक वैदिक काल की राजनीतिक और अर्थव्यवस्था के बारे में, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन हो जाता है। पॉइंट में आप क्या बताएंगे, मेन पॉइंट में कि राजनीतिक संगठन का स्वरूप किस प्रकार का था वहाँ पे। राजनीतिक संगठन का स्वरूप काफ़ी अच्छा था एक प्रकार से, मैं आपको बताऊँ, ठीक है, अच्छा था। वहाँ पे सारी की सारी व्यवस्थाएं ठीक थी। उसमें जो स्ट्रक्चरल होता है ना, जैसे कि आज के टाइम में था, उस समय भी भाई उसी हिसाब से स्ट्रक्चर पे पोस्ट थी लोगों की, वो सारी चीज़ें। राजा की स्थिति एवं अधिकार किस प्रकार के थे वो सब बता सकते हैं। सभा और समिति की क्या भूमिका थी, भाई वहाँ पे सभा होती थी, समिति होती थी जो कि राजा की हेल्प करते थे, ठीक है। समिति तो आप कह सकते हैं कि हेल्प करते थे, सभा राजा में, सभा जो थी राजा उसको अटेंड करता था, उसके बाद भाई फैसले लिए जाते थे, बाकी सारी चीज़ें, तो ये सब आप बता सकते हैं। कबीलाई व्यवस्था और जन मतलब ट्राइब्स हो जाते हैं। पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था थी और कृषि विनिमय एवं संपत्ति की अवधारणा वहाँ पे थी। तो ये हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका जो है निष्कर्ष हो जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में सामाजिक और आर्थिक जो परिस्थितियां थी वो किस प्रकार की थी, ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है। इंट्रोडक्शन लिखना जरूरी है, आप लोग छोड़िए मत इंट्रोडक्शन को, ठीक है। आगे हम बात करें तो वर्ण व्यवस्था का विकास हुआ जब उत्तर वैदिक काल, जब उत्तर वैदिक काल था वो खत्म हो गया, जब हम उस टाइमलाइन से आगे आ जाते हैं तो सॉरी, प्रारंभिक वैदिक काल जो खत्म हो गया था तो उत्तर वैदिक काल आया, मतलब उत्तर वैदिक काल के बाद का समय, आफ्टर द पीरियड ऑफ वैदिक काल। तो इसमें वर्ण व्यवस्था का विकास हुआ था जिसमें भाई 4 तरह के वर्ण आ गए थे, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये सारी चीजें आ गई थी। फिर पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना हो गई थी जहाँ पे पुरुषों को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया, महिलाओं को बहुत कम माना गया था। कृषि का विस्तार और लोहे का प्रयोग चालू हो चुका था। भूमि स्वामित्व की अवधारणा आ गई थी। भूमि स्वामित्व का मतलब कि भाई भूमि के ऊपर किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का क्या होगा, स्वामित्व होगा, पूरी की पूरी जो प्रॉपर्टी के ऊपर पावर होती है वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति की। तो ये सारी चीजें आ गई थी। व्यवसाय एवं अधिशेष उत्पादन और कर प्रणाली और आर्थिक असमानता, ये सारी चीजें देखने को मिली थी, ठीक है। तो ये हो जाता है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में प्रतिबिंबित समाज की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी। तो ये जो है
पॉइंट है उसके लिए। ये आपका इंट्रोडक्शन होता है कि ऋग्वेद प्रारंभिक वैदिक समाज और अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्रोत था जिसमें उस काल के जीवन को स्पष्ट झलक मिलती है। ऋग्वेद क्या है? प्रारंभिक वैदिक समाज और अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्रोत है, ठीक है, जिसमें हमें क्या मिलती है? उस समय की झलक मिलती है। जैसे कबीलाई समाज संरचना, परिवार और पितृसत्तात्मक व्यवस्था आ चुकी थी, वर्ण व्यवस्था की प्रारंभिक स्थिति थी, पशुपालन प्रधान अर्थव्यवस्था थी, सीमित कृषि एवं विनिमय प्रणाली थी, और धन की अवधारणा मतलब गाय आधारित थी, ठीक है। तो ये हो जाती है, ये आपका निष्कर्ष हो जाता है। निष्कर्ष तो मैं बहुत छोटा सा बता रखा है, हमने सिर्फ मेन पॉइंट्स के लिए आपको आंसर दिया है। ये आपके इंग्लिश मीडियम के लिए हो जाते हैं। फिर आप देखते हैं अर्थवेद के प्रतिबिंबित जो समाज की अर्थव्यवस्था है उसके बारे में, ठीक है। अर्थवेद समाज के व्यवहारिक पक्षों तथा सामाजिक जटिलताओं को अधिक स्पष्ट रूप से क्या करता है? प्रस्तुत करता है। किसके सामने? हम लोगों के सामने। 6 पॉइंट में अगर हम देखें तो सामाजिक समस्या का चित्रण होता है अर्थवेद में, ठीक है। वर्ण व्यवस्था को स्पष्ट रूप से बताया गया था। भूमि और संपत्ति की जो अवधारणा है वो भी इसमें बताई गई है। फिर कृषि आधारित जो अर्थव्यवस्था थी वो अर्थवेद के अंतर्गत दिखाई गई है। रोग, ऋण और गरीबी का उल्लेख बताया गया है इस चीज के अंतर्गत। फिर धार्मिक सामाजिक जो नियंत्रण है वो भी दिखाया गया है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका। फिर यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए पॉइंट दिए गए हैं, आप लोग पॉइंट को पढ़िएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि भाई बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उदय किस प्रकार से हुआ, बढ़ावा किस प्रकार से हुआ। फिर महाजनपद आ जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें, इनके आंसर को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नवीन धर्म मतलब नए धर्मों के उदय के लिए कौन कौन से कारण थे। कारणों की अगर हम बात करें तो भाई देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है। जैसे कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल भारत के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के लिए बड़ा परिवर्तन का समय था। इस पृष्ठभूमि में बौद्ध और जैन धर्म जैसे नवीन धर्मों का उदय हुआ था। जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो कि नए धर्म थे उनका उदय हुआ था इसी टाइमलाइन के दौरान, जिन्होंने तत्कालीन धार्मिक व्यवस्थाओं को क्या दी थी? चुनौती दी थी। अब किस प्रकार से दी थी वो देखते हैं। 6 पॉइंट में बात करें तो वैदिक कर्मकांडों की जटिलता और खर्चीला स्वरूप। अब देखिए मैं बताऊं, वैदिक जो कर्मकांड थे, वैदिक काल मतलब वैदिक जो कर्मकांड थे, जो देखिए यहाँ पे धर्मों की बात हो रही है तो यहाँ पे हिंदू धर्म के अंतर्गत उस समय बहुत ज़्यादा कर्मकांड होते थे, लोगों से बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि चीज़ें करवाई जाती थी, यज्ञ करो, ये करो, वो करो, ये सारी चीज़ें होती थी, ठीक है। तो बहुत जटिल था, लोगों को एक ऐसा धर्म चाहिए था जिससे उनको मन को शांति मिले, वो जो आप कह सकते हैं ना ईश्वर से कनेक्ट हो सके, वो सारी चीज़ें उन्हें चाहिए थी। तो इसीलिए उस समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ और वो बहुत फेमस हुआ। ब्राह्मणों का आर्थिक वर्चस्व और सामाजिक असमानता। भाई ब्राह्मणों का क्या था? आर्थिक वर्चस्व था, मतलब ब्राह्मणों का धार्मिक वर्चस्व था, सॉरी मैंने आर्थिक पढ़ दिया, धार्मिक वर्चस्व। ब्राह्मण धर्म हिंदू धर्म में उस समय क्या करते थे? पूरी तरह से टॉप पर थे, ठीक है। जिसके बाद क्या होता था कि भाई दिक्कतें होती थी लोगों को और सामाजिक असमानताएं लोगों ने फेस करी थी, तो उन्हें ऐसा धर्म नहीं चाहिए था। फिर यज्ञों और पशु बलि के विरुद्ध प्रतिक्रिया। उस समय भाई पशु की बलि दी जाती थी, ठीक है, यज्ञ कराए जाते थे। तो इसमें क्या होता था कि भाई लोगों को नहीं पसंद था, तो उन्होंने ऐसे धर्म की आवश्यकता थी उन लोगों को जिसमें ये सारी चीजें ना हो। तो कौन से धर्म आते हैं? बौद्ध धर्म और जैन धर्म आते हैं। नगरों, व्यापारों और नए वर्ग जैसे कि श्रेणी वर्ग का उदय हुआ था। सामान्य जनता के लिए सरल और नैतिक धर्म की आवश्यकता उन लोगों को थी, तो उन्हें ये धर्म मिले। कौन से? बौद्ध और जैन धर्म। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों और राजनीतिक जो अस्थिरता थी उसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात करी गई। तो ये हो जाता है, इन कारणों की वजह से बौद्ध धर्म जो नए धर्म थे वो उदय हुए थे, ठीक है। ये हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए दिए गए हैं पॉइंट, आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि बौद्ध और जैन धर्म के उदय के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे। तो जो कारण ऊपर थे वही कारण यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, ठीक है। बौद्ध और जैन धर्म का उदय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, जब समाज वैदिक परंपराओं से असंतुष्ट था और लोगों के पास वैकल्पिक धर्म की खोज में थे। कई लोग ढूंढ रहे थे कि भाई हम उन्हें एक ऐसा धर्म मिले जिसमें आडंबर ना हो, जिसमें कर्मकांड ना हो, जिसमें बलि देना ना हो, ठीक है। बहुत सारी जो अलग अलग चीजें थी वो सारी चीजें ना हो, उनको केवल शांति चाहिए। तो वो लोग जो ऐसा धर्म ढूंढ रहे थे उनको फिर मिला बौद्ध और जैन धर्म, ठीक है। यहाँ पे हम फटाफट बात करते हैं आगे पॉइंटों की। तो वैदिक धर्म के कर्म प्रधान और जटिल प्रकृतियां, अहिंसा और नैतिक आचरण का बल था, ठीक है। जाति व्यवस्था और सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध प्रक्रिया थी किसकी? बौद्ध और जैन धर्म की। व्यापारियों और नगरवासियों का समर्थन किया गया। पाली और प्रकृति जैसी जो नॉर्मल भाषा है उसका यूज किया गया था ताकि जन जन तक मतलब हर एक व्यक्ति तक बौद्ध और जैन धर्म की डिटेल पहुंच सके, उसके बारे में जानकारी पहुंच सके। बुद्ध और महावीर जैसे करिश्माई जो उपदेशक थे वो इन दोनों धर्मों को क्या करते थे? नेतृत्व करते थे, लीड करते थे, ठीक है। तो ये हो जाता है, ये आपका निष्कर्ष दे दिया गया है। फिर यहाँ पे आपका इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए पॉइंट बता दिए गए हैं। आगे देखें तो 16 महाजनपद आ जाते हैं। 16 महाजनपद
के मध्य मगध किस प्रकार से शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया था? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं। उपजाऊ गंगा घाटी में स्थित भौगोलिक स्थिति, जो मगध था वो उपजाऊ गंगा घाटी में स्थित था, ठीक है। तो उसके पास एक अच्छी जमीन थी जहाँ पे वो उपजाऊ थी, ठीक है। वो लोग अपना अनाज खुद उगा सकते थे बहुत बड़ी संख्या में, तो ये सारी चीजें। फिर दूसरा, लोहे की उपलब्धता और मजबूत हथियार। मगध में लोहे की उपलब्धता बहुत ज्यादा थी, ठीक है, और वो लोग मजबूत हथियार बना सकते थे जंगों के लिए। शक्तिशाली शासक जैसे दिसंबर और अजत शत्रु, ये सारे लोग आ जाते हैं। राजगृह और पाटलिपुत्र जैसे सुरक्षित दुर्ग थे उन लोगों के पास। सुरक्षित मतलब जो किले थे बहुत बड़े बड़े, वो पाटलिपुत्र और राजगृह जैसे थे, जो कि बहुत ज्यादा सेफ थे लोगों के लिए। संगठित सेना और कुशल प्रशासन व्यवस्था थी। व्यापारिक मार्ग और नदियों के ऊपर नियंत्रण था। तो ये कारण थे कि भाई मगध पावरफुल बना रहा, ये उसका निष्कर्ष हो जाता है, ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए दिया गया। फिर अब आगे आते हैं कि मौर्य साम्राज्य के प्रशासन और मुख्य विशेषताओं के ऊपर आकलन की बात की गई है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा गया, आप इन क्वेश्चंस को पढ़िएगा, समझिएगा। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ आपको उसी हिसाब से आगे बढ़ना है। मौर्य राज्य के प्रशासन की मुख्य विशेषताओं के ऊपर आपको बात करनी है। इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पे दे रखा है थोड़ा सा, ठीक है। बात करें तो पहला पॉइंट यहाँ पे आपका बनता है केंद्रीकृत शासन व्यवस्था। मतलब मौर्य साम्राज्य में जो पूरी की पूरी व्यवस्था थी वो केंद्र में थी, मतलब सेंट्रल में थी। सारी की सारी शक्ति जो थी राजा के हाथों में थी, और वही वर्चस्व शासक का, मतलब लास्ट जो फैसला होगा राजा का होगा, और वो फैसला पूरे जो व्यवस्था थी उसको सबको मानना पड़ेगा। तो ये व्यवस्था थी। दूसरा, राजा की सर्वोच्च भूमिका। राजा प्रशासन, न्याय, सेना, आर्थिक व्यवस्था का क्या था, प्रमुख था। इन सब में वो सबसे मेन था। वह राज्य की नीतियों का अंतिम निर्णायक था। मतलब राज्य के लिए अगर कोई नीति बन रही है, स्टेट के लिए कोई नीति बनाई जा रही है, तो राजा ही उस नीति को बनाएगा, आखिरी व्यक्ति होगा, ठीक है। और राजा कहेगा कि हाँ भाई ये तो ये, तो ये सारी चीजें थी। विकसित प्रशासनिक अधिकार वर्ग, जैसे अमात्य, महापात्र, युक्त, प्रादेशिक आदि जो अधिकारियों की नियुक्ति थी, जो विभिन्न विभागों को क्या करते थे, चलाते थे। बहुत टॉप क्लास के लोगों को अधिकारी बनाया गया था उस समय, ताकि वो लोग अच्छे प्रकार से व्यवस्था को चला सके, ठीक है। फिर आ जाती है प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था। विशाल साम्राज्य को प्रांत में विभाजित किया गया था। प्रत्येक प्रांत का प्रशासन जो वह वो कुमार या राजकुमार के अधीन होता था। फिर शूद्रण गुप्तचर व्यवस्था, उनके पास जो गुप्तचर व्यवस्था थी ना वो बहुत टॉप क्लास की थी। अगर हम बात करें कि मौर्य प्रशासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी वहाँ की, भाई गुप्तचर, जो कि उन्हें जो है इन्फॉर्मेशन ला ला के देते थे, वो बहुत अच्छी थी। जो राज्य के आंतरिक और जो बाहरी गतिविधियां हैं उसके ऊपर निगरानी रखते थे, और सारी सूचना जो भी उनसे टॉप क्लास, मतलब ऊपर से हाई क्लास का लोग होता था उसे देते थे, ठीक है। न्यायिक प्रशासन की अगर हम बात करें तो राज्य में न्याय व्यवस्था सख्त थी, अपराधियों को दंड निश्चित थे, और राजा न्याय का क्या था, अंतिम स्रोत था। मतलब आखिर में जो केस आते थे वो राजा के पास आते थे, और आखिर में राजा का दिया हुआ फैसला ही माना जाता था। अशोक के धर्म और लोक कल्याण। अशोक के समय प्रशासन में नैतिकता, अहिंसा और जन कल्याण को विशेष महत्व दिया गया था। धम्म महापात्रों की क्या करी गई, महामात्रों की नियुक्ति की गई थी। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। फिर ये आपका कंक्लूजन हो जाता है। ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हमने प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। आप लोग अगर इन्हें पढ़ रहे हैं, आप लोग दे समझ रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों के लिए एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं चीज़ें। अगला पॉइंट आ जाता है सातवाहनों के अधीन राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विकास के ऊपर आपको क्या लिखना है, निबंध लिखना है। सातवाहन का जो टॉपिक है वो भी एक आपके लिए जरूरी है, तो उसको भी हम लेके आ चुके हैं। जैसे कि सातवाहनों के अधीन राजनीतिक और जो सांस्कृतिक विकास है उसके बारे में बात करते हैं। यह आपका इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन आप पढ़िएगा। पॉइंट की बात करें तो सातवाहन राज्य की राजनीतिक संरचना किस प्रकार की थी। राजा सर्वोच्च था, सत्ता के केंद्र का था, ठीक है। राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, और अधिकार वंशानुगत थे। अधिकार जो थे वो वंशानुगत थे, मतलब कि राजा के वंश में ही जो आगे आता था उसे ही सारे के सारे अधिकार मिलते थे। तो ये सारी चीजें हो जाती है। फिर प्रशासनिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो अमात्य एवं अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी ताकि अच्छी व्यवस्था चलाई जा सके। प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन व्यवस्था थी, ठीक है। पूरे के पूरे जो देश था, मतलब जो उनका एम्पायर था उसे प्रांतों में बांट दिया गया था, और वहाँ पे और स्थानीय था तो स्थानीय प्रशासन चलाए जाते थे। ग्राम स्तर और स्वशासन की परंपरा भी थी। फिर तीसरा पॉइंट बनता है सैन्य संगठन एवं सुरक्षा। स्थानीय सेना का गठन, सीमाओं की सुरक्षा, पड़ोसी शक्तियों से संघर्ष, ये सारी चीजें करी जाती थी। फिर धार्मिक सुदृढ़ता की बात करें तो ब्राह्मण एवं बौद्ध धर्म को संरक्षण मिला था। वो यज्ञ, दान और धार्मिक अनुदान किए जाते थे। मठों और विहारों का समर्थन था कि भाई मठ बना सकते हैं, विहार बन सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे लोग बस सकते हैं। तो ये सारी चीजें। फिर पांचवा पॉइंट आ जाता है कला और स्थापत्य का विकास हुआ था इस समय, ठीक है।
स्तूप और चैत्य का निर्माण किया गया था, बौद्ध स्थापत्यों को प्रोत्साहन मिला था, शिल्प कला का विकास हुआ था इस समय। ठीक है, छठा पॉइंट आपका बनता है भाषा एवं साहित्य। प्रकृत भाषा का प्रयोग किया गया था, अभिलेखों और दान पात्रों का प्रचलन उस समय बहुत ज़्यादा था, और सांस्कृतिक और अभिव्यक्ति का विकास हुआ था। तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। इन पॉइंटों को प्लीज़ समझिएगा, तब आप लोग इन पॉइंटों को इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे। ये आपका निष्कर्ष हो जाता है। फिर आपको इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए आ जाता है, जो पॉइंट है यहाँ पे 1 से 3 तक पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, बचे हुए 3 पॉइंट आपके यहाँ पे प्रोवाइड कर रखे हैं। तो ये हो जाता है। आगे हम देखें तो संगम साहित्य के आधार पर तमिलकम की आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों का वर्णन करना। ठीक है, संगम साहित्य का भी क्वेश्चन आता है, और उसमें आपको तमिलकम की जो आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां उसके बारे में बात करी गई, उसको देख लेते हैं। संगम साहित्य के आधार पर तमिलकम की आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन पढ़िएगा जरूर। ठीक है, पॉइंट की बात करते हैं। पहला आपका पॉइंट बनता है कि तमिलकम की राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। तमिलकम में मुख्यतः 3 वंश, चोर, चौल और पांड्य का शासन था। प्रत्येक राज्य स्वतंत्र था, उसका अपना प्रशासनिक तंत्र था। ठीक है, तो ये हो जाती है वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था। राजा की स्थिति और शासन व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं, तो राजा को राज्य का क्या माना जाता था, प्रमुख माना जाता था। वह युद्ध, न्याय, प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी था, तथा प्रजा सुरक्षा उसका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कर्तव्य था। तो ये हो जाता है दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आता है युद्ध और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा। तो संगम साहित्य में युद्ध का विस्तृत वर्णन मिलता है। राजाओं के बीच भूमि, संसाधन या प्रतिष्ठा के लिए निरंतर क्या होता रहा है, संघर्ष होता रहा है। जो उनके बीच में लड़ाई है वो चलती रही है। चौथा पॉइंट बनता है यहाँ पे कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की। तो तमिलकम की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित थी, जैसे धान, बाजरा, अन्य फसलों का उत्पादन व्यापार स्तर पर किया जाता था। मतलब सिर्फ खाने योग्य चीजें नहीं उगाई जाती थी, उसका व्यापार भी किया जाता था, बेचा जाता था। जो होता है एक्सपोर्ट वो किया जाता था। तो ये सारी चीजें। पांचवा पॉइंट आपका यहाँ पे बनता है व्यापार और वाणिज्य। आंतरिक और समुद्री व्यापार अत्यंत विकसित था। ठीक है, व्यापार की जो व्यवस्था थी उस समय और वाणिज्य की जो व्यवस्था थी उसमें आंतरिक रूप से और समुद्री व्यापार जो था बहुत ज्यादा विकसित था। बंदरगाह के माध्यम से रोमन और अन्य जो विदेशी क्षेत्र है वहां तक व्यापार पहुंचाया गया था। फिर कर व्यवस्था की अगर हम बात करें तो भाई टैक्स भी काफी ज्यादा लिया जाए, मतलब टैक्स की व्यवस्था भी अच्छी खासी थी। राज्य की आय का जो प्रमुख स्रोत था वो था कृषि कर, मतलब कृषि के ऊपर कर। ठीक है, फिर व्यापारिक शुल्क और के युद्ध में प्राप्त संपत्ति, ये सारी चीजें क्या थी, राज्य को कमाई का एक जरिया थी, जिससे प्रशासन की सेना का क्या होता था, संचालन होता था अच्छी तरह से। फिर सातवां पॉइंट आता है शासक वर्ग और आर्थिक नियंत्रण। राजा और उसके अधिकारी आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण रखते थे, व्यापारियों और किसानों को संरक्षण प्रदान किया जाता था। तो ये हो जाता है, ये आपका कंक्लूजन यहाँ पे मिल जाता है आपको। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे आंसर दिए गए हैं। 1 से 3 पॉइंट ये हो जाते हैं आपके, 4 से 7 पॉइंट यहाँ पे आपके खत्म हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है महापाषाण से रिलेटेड, तो इस वाले क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, महापाषाण संस्कृति के बारे में अगर हम देखें तो मेग्लिथिक जो कल्चर था उसमें आपका ये इंट्रोडक्शन हो जाता है। इंट्रोडक्शन आप पढ़िएगा। अब बात करते हैं महापाषाण संस्कृति की जो मुख्य विशेषता है, उसमें पहली आ जाती है आपकी महापाषाण समाधियाँ। बड़े पत्थरों से बनी कब्रें जिनमें मृतक को दफनाया जाता था तथा संस्कृति का क्या था, ये पहचान थी। लोहे का प्रयोग किया जाता था। इस काल में लोहे और औजारों का जो प्रयोग होने लगा था, मतलब शुरू हो चुका था, जो तकनीकी विकास को दर्शाता है कि मतलब उस समय लोगों को समझ आ गया था कि भाई जो लोहा है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, बाकियों के मुकाबले, पत्थर या उससे अन्य चीजों के मुकाबले। दक्कन और दक्षिण में भारत का विस्तार हुआ था, तो पुस्तकों के अनुसार महापाषाण संस्कृति विशेष रूप से ढक्कन जैसे जो क्षेत्र थे वहाँ पे विकसित हुई थी। फिर दफन सामग्री जो ग्रेव गुड्स थे, कब्रों में मिट्टी के बर्तन, हथियार, दैनिक उपयोग की वस्तुएं रखी जाती थी। ठीक है, ये सारी चीजें आदमी के साथ दफनाई जाती थी। फिर पशुपालन और कृषि। महापाषाण काल, जो महापाषाण समय था, महापाषाण लोग पशुपालन करते थे और प्रारंभिक कृषि से क्या थे, जुड़े हुए थे। छठे पॉइंट में आता है सामाजिक संरचना का संकेत। विभिन्न प्रकार की कब्रें समाज में असमानता, सामाजिक विभाजन की और क्या करती है, संकेत करती है। और सातवां पॉइंट आता है धार्मिक विश्वास। मृतकों के साथ वस्तुएं रखने की परंपरा परलोक पुनर्जन्म के ऊपर विश्वास रखती थी। ठीक है, कि मतलब परलोक में ये सारा सामान व्यक्ति के साथ जाएगा जो भी मैंने उसकी कब्र में दफनाया है। ठीक है, और जब वो पुनर्जन्म लेगा तो उस समय उसके यूथ में आएगा। तो ये सारी चीजें उस समय सोची जाती थी। फिर आपका ये निष्कर्ष हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका इंग्लिश मीडियम के लिए इंट्रोडक्शन, और उसके बाद आपके 7 मेन पॉइंट्स, और आपके बाद कंक्लूजन। यहाँ पे आपका एक और क्वेश्चन आता है अशोक के दंभ के बारे में, तो उसको भी देख लेते हैं। ये आपका इंट्रोडक्शन है। ठीक है, आपके पॉइंट में अगर हम देखें मेन पॉइंट्स में, तो पहला बनेगा धम्म का अर्थ और उसका स्वरूप।
अशोक का धर्म किसी एक धर्म का प्रचार नहीं करता, बल्कि यह नैतिक आचरण, सदाचार, सामाजिक कर्तव्यों पर आधारित थी। फिर धम्म नीति की पृष्ठभूमि। कलिंग युद्ध में हुए व्यापक रक्तपात और जनहानि ने अशोक को हिंसा के मार्ग से विमुख कर दिया और नैतिक शासन की ओर प्रगति किया था। ठीक है, कलिंग का जो युद्ध हुआ था उसमें इतना खून बहा था कहा जाता है। ठीक है, इतने ज्यादा लोग मरे थे कि बहुत ज्यादा। तो उस समय क्या हुआ कि भाई अशोक ने कभी उतना जो खून वो होता है ना कि भाई मार काट देखी नहीं थी कभी, उन्होंने सोचा नहीं था कि इतनी हो जाएगी। तो जब उन्होंने इतना कुछ देखा तो उन्होंने हिंसा को बुरी तरह से छोड़ दिया। ठीक है, सब कुछ एक होता है ना कि बिल्कुल त्याग दिया और नैतिक शासन की ओर वो लोग आगे बढ़ गए थे। फिर आता है तीसरा पॉइंट, धम्म के प्रमुख सिद्धांत। धम्म में माता पिता, गुरु और बुजुर्गों का सम्मान, अहिंसा, सत्य, दया, संयम और आत्म संयम के ऊपर क्या किया गया था, बल दिया गया था। चौथे पॉइंट में आता है धार्मिक सहिष्णुता। अशोक ने सभी धर्मों के प्रति सम्मान की नीति अपनाई थी। विभिन्न संप्रदायों के बीच सौद्रय बनाए रखने पर जोर भी दिया था। भाई सभी धर्म है जो हमारे एम्पायर में अशोक के हिसाब से, भाई अशोक के एम्पायर में जितने भी धर्म थे वो सब सही प्रकार से रह रहे थे, सभी के बीच में अच्छी खासी जो है कोऑर्डिनेशन है वो बना रहे। इस चीज के ऊपर अशोक ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया था, सम्राट अशोक ने। फिर पांचवा पॉइंट आता है धम्म के प्रचार के साधन। अशोक ने अपने विचारों को शिलालेख, स्तंभों, लेख के माध्यम से जनता तक पहुंचाया तथा धम्म महापत्रों की नियुक्ति करी थी। फिर छठा पॉइंट आता है कि धम्म नीति का प्रशासनिक और सामाजिक तत्व महत्व। धम्म नीति ने मौर्य शासन को नैतिक आधार प्रदान किया और प्रजा तथा राज्य के बीच संबंधों को क्या कहता है, सुदृढ़ कर दिया। तो ये हो जाता है, फिर आपका ये वाला निष्कर्ष आ जाता है इस क्वेश्चन का। और यहाँ पे आपको इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये प्रोवाइड करवा दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका अशोक के धम्म के बारे में। उसके बाद आपके रिपीटेड को वो वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो कि नॉन रिपीटेड थे, तो इनके आंसर हमने प्रोवाइड नहीं करे हैं। ठीक है, आप ये इनके भी ज़्यादातर आंसर ऊपर वाले क्वेश्चन से ही आप लोग मिलते जुलते बना सकते हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चन को भी पढ़िएगा। हम इनको पिछली वीडियो में कवर अप कर चुके हैं। ठीक है, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि क्या पूछे गए हैं, तो आप चेक करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाके आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स के लिंक मिल जाएंगे इस सब्जेक्ट के, जो कि आप चाहें तो नोट्स के थ्रू भी स्टडी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, बट अब आपके पास टाइम ज़्यादा है नहीं नोट्स के लिए, तो आप लोग नोट्स के थ्रू स्टडी ना करके ऐसे ही वीडियो से स्टडी करिए जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।